नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल पर बॉलीवुड कैंडिडेट। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ टेलीविजन के इतिहास में अपना नाम कुछ इस तरह से दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद मानिए टेलीविजन पे काम करने के लिए बड़े बड़े सितारों को जमीन पे आना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं टेलीविजन इतिहास के भीष्म पितामह और शक्तिमान श्रीमान मुकेश खन्ना जी। मुकेश जी, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भीष्म पितामह हो गए, शक्तिमान भी हो गए, आपकी अगली तैयारी क्या है? क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। यह आपकी बात बहुत सही है। लंबा समय इसलिए बीता है कि दोनों कैरेक्टर इतने बड़े और इतने विशालकाय हैं कि मेरे पीछे आ रहे हैं दोनों। मैं कई बार कहता हूं कि एक एक्टर के लिए एक इमेज होता है। चाहे गब्बर सिंह बन के गए, कोई अंग्री यंग मैन रहता है। मेरे साथ दो इमेज हैं, बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान। मतलब बाकायदा जब मैं बीजेपी के लिए जाता हूं तो कैंपेनिंग में अनाउंसमेंट होता है, आ गए बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान। बच्चे यहाँ से आते हैं, बड़े यहाँ से आते हैं। सो दो कैरेक्टर को मुझे हर पल जीना पड़ता है, तो उसमें तीसरा ऐड करना मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट अभी मेरा एक तीसरा कैरेक्टर ऐड होते होते रह गया। मैंने स्टार प्लस भी किया है, प्यार का दर्द है। तो नानू का कैरेक्टर इतना बढ़ रहा था कि एक लड़की मुझे एयरपोर्ट में मिली, टर्न करके बोलती है, आई विश आई हैड अ नानू लाइक यू। सो वो एक नानू बनता था, पर मैंने छोड़ दी वो सीरियल। तो करने के लिए मेरे अंदर कोई एक इच्छा नहीं रही, क्योंकि मैं काम को ज़रा औरों से सीरियस लेता हूँ। मैं ये नहीं कि डायलॉग आए तो फेंक दिया, कैरेक्टर मिला तो मैं चूजी हूँ बहुत। गड़बड़ क्या हो गई कि शब्द भीष्म पितामह बना। भीष्म पितामह के पहले मैं 15 फिल्मों का हीरो था। भीष्म पितामह के बाद मैंने 60 फिल्में की, लेकिन मैं शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान का बाप बन गया। फिर मुझे लगा ये रोल मैं बाद में कर सकता हूँ, तो मैंने गाड़ी रिवर्स की, शक्तिमान का निर्माण किया। शक्तिमान बना, 15 साल से शक्तिमान चल रहा है। उसमें लोगों को लगा मुकेश खन्ना बिजी हैं, प्रोड्यूसर बन गए हैं, शक्तिमान बन गए, डेट्स देंगे तो मेरी फिल्में कम होंगी। सो आई एम नाउ गेटिंग बैक इन टू फिल्म नाउ। टीवी सीरियल, टीवी को मैंने 25 साल अगर आप गिना जाए महाभारत तो मैंने दे दिए। अब कई लोग मुझे पूछते हैं आप फिल्मों में क्यों नहीं हो। लिटरली आई एम गेटिंग। मैंने अभी एक मलयालम फिल्म की है और एक हिंदी फिल्म चल रही है, लखनवी इश्क करके एक फिल्म बन रही है। सो आई एम गेटिंग बैक इन टू फिल्म मोर देन। लेकिन एक और चीज़ है कि शक्तिमान फिर से भी बनाने की योजना चल रही है। फिल्मों में बॉलीवुड से अपना पदार्पण किया आपने, उसके बाद में टेलीविजन की तरफ भी रुख कर लिया। ये बिल्कुल जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि इस पूरे सफर की शुरुआत आपने कहाँ से की? देखिए, अगर मुझे पूछा जाए अगर सफ़र की बहुत बड़ी कहानी है पुत्र। मेरी ये तीसरी इनिंग चल रही है। अगर मैं इनिंग्स के हिसाब से करूँ, एक महाभारत के पहले की इनिंग एज हीरो, इस महाभारत के बाद में शाहरुख से फिरोज खान का बाप मतलब कैरेक्टर का रोल मिलने शुरू हो गए। फिर शक्तिमान के बाद तीसरी इनिंग शुरू हुई, और वो 3 इनिंग्स मेरी शुरुआत मेरे मन से नहीं हुई है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने आई एम BSc LLB, मैंने BSc की थी कि मैं इंजीनियर बनूं। अब मेरी किस्मत में आयुष्मान भव कहना लिखा था, तो मैंने इंजीनियर नहीं बना। इनफैक्ट आयरनी ये है कि मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था। उस वक्त प्लास्टिक्स नया आया था, और आज मैं शक्तिमान बन के प्लास्टिक का विरोध कर रहा हूँ। सो समहाउ मुझे शौक नहीं था एक्टर बनने का, लेकिन मेरे बड़े भाई को शौक था एक्टर बनने का, जिनको फादर ने शादी करा के फैक्ट्री बिठा दिया। उन्होंने, मैं थोड़ा फ्री था बीच में 6 महीने के लिए BSc के बाद, तो मुझे पकड़ के स्टेज पे ले गए। अमरीश पुरी से मिलाया, सागर सरहदी से मिलाया, रमेश तलवार से मिलाया, इप्टा में। मैंने कहा मुझे अगर काम देना तो काम दो, मैं पीछे बैठ के नहीं देख सकता। सो समहाउ भाई साहब ने अपनी खुद की इच्छा मुझ पे की, और मैं न जानते हुए भी मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर, मैं हमेशा ये बच्चों को भी कहता हूँ, जो हमारे शक्तिमान की क्लासेस चलती है एक्टिंग की, मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप पहले अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर एक्टिंग का गुर या कीड़ा है कि नहीं। मुझे वो कीड़ा मुझ में मिला जब मैंने इंटर कॉलेजिएट 3 साल लॉ कॉलेज में प्लेस किए। पहले साल ही मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज़ मिली, फिर बेस्ट एक्टर मिला, फिर मैं तब मुझे लोगों ने कहा कि आप फिल्में कीजिए। तो मैंने डिस्कवर किया कि मुकेश खन्ना एक्टर बन सकता है, और तब जाके मैं एक्टर बना। उसके बाद तो फिर मैंने पहली मेरी 15 फिल्में, ऑलमोस्ट 5-6 फिल्में फ्लॉप हुई। महाभारत ने जो क्रिएशन किया तो लोगों ने कहा आप कहाँ थे इतने सालों तक, एंड देन द होल थिंग। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मेरी पहली फिल्म थी रूही। बट अगर आप मेरी हिस्ट्री जानना चाहें तो मेरी पहली फिल्म थी खूनी। नरेंद्र बेदी ने मुझे एक प्ले में देखा था, और नरेंद्र बेदी ने उस वक्त अदालत बनाई थी,
और वो हमारे भाई साहब की एक फिल्म बना रहे थे, इंसान। मैं उसमें काम नहीं करा, मैंने कहा मैं बाहर करूंगा, भाई साहब की फिल्म पहले नहीं करूंगा। तो नरेंद्र मेदी ने मेरा प्ले देखा, उन्होंने कहा मुकेश विल मेक गॉडफादर विद यू। एंड आई सेड आप तो ऑलरेडी अदालत बना चुके हैं, दैट इज ऑल्सो। बोला नहीं, ये मैं 10 फिल्में इस बुक से बना, दिस इज अ बाइबल ऑफ क्राइम। सो माई फर्स्ट फिल्म वॉज खूनी। जो फेट ऐसा है कि नरेंद्र जी की डेथ हो गई, फिल्म नहीं बनी, पूरी बनी लेकिन रिलीज नहीं हुई। उसके बाद मेरी 15वीं फिल्म रूही पहली रिलीज हो गई। सो रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, ये 4 फिल्में, दर्द दिल राजश्री की थी, ये 5-4 फिल्में मेरी रिलीज हुई, 7-8 हफ्ते चली और मेरे पर फ्लॉप एक्टर का लेबल लग गया और फिर महाभारत आई। अच्छा, महाभारत में जो आपका चयन किया गया था, जिस तरह की भाषाओं का प्रयोग महाभारत में किया, एकदम शुद्ध हिंदी, संस्कृत को बोला गया था उसके अंदर, तो आपको उस तरह के किरदार में अपने आप को ढालने में कितना समय लगा और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये? नहीं, मेरे लिए ये डिस्कवरी थी। इनफैक्ट अगर आप बोलो भीष्म पितामह मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, मेरी फर्स्ट चॉइस अर्जुन की थी, कर्ण की थी। मेरी किस्मत में भीष्म पितामह बनना लिखा होगा, क्योंकि जो एक एक्टर भीष्म पितामह बनने वाला था वो नहीं आया। तो चोपड़ा साहब ने कहा इसको हटाओ, मुकेश खन्ना को लाओ। मुझे द्रोणाचार्य का रोल ऑफर किया था, मैंने हाँ भी कर दिया। तो मेरी किस्मत में ये, ना तो मेरे को गूफी पेंटल ने साइन किया है या चोपड़ा साहब ने कैंप ने, ये ऊपर से हुआ है। मेरी किस्मत में आयुष्मान भवका ने लिखा था और मैं घूम घाम के मेरे को वो रोल मिला जो मैं जानता था, क्योंकि मैंने बचपन में महाभारत जितनी पढ़ी है बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। मुझे पता था भीष्म पितामह कौन है, पर भीष्म पितामह इतने बड़े पिलर बन जाएंगे पूरी महाभारत के कि आज लोग मुझे ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि मैं ज़मीन पर नहीं उतरूं। पर मैं, वो मेरी किस्मत में हुआ और मैं तब जाके मैंने भीष्म पितामह के लिए हाँ कहा, भीष्मा के लिए, और वो रोल मुझे मिला। उसके बाद हमने 2 साल लिटरली वी हैव लिव्ड इन महाभारत एंड दैट क्रिएटेड द डिफरेंस कि लोगों ने मुझे बाद में फिल्में ऑफर करनी शुरू की जो मुझे मना करना मुश्किल हो गया। मैंने 25 फिल्में की, 3 फिल्में साइन की, सौगंध, सौदागर और तहलका, और वो तीनों फिल्मों में से तहलका इतनी चली कि बाद में फिल्मों के लिए ना करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। जहाँ तक मुझे याद है, महाभारत के पहले शॉट, पहले सीन से लेकर के एक मात्र आप एक ऐसे किरदार थे जो कि थ्रू आउट क्लाइमेक्स तक थे। तो इस पूरे शूटिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको एकदम अब तक याद हो और सबसे अलग हट, हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हुई होंगी, इतने वाकयात है कि उस पर महाभारत लिखी जा सकती है, क्योंकि हमने पूरी फैमिली बन के महाभारत किया। ये वो जमाना नहीं है जो आज का, कि जहाँ पर एक एक्टर आता है 30-30 सीरियलें कर रहा होता है, फिल्में कर रहा होता है, डायरेक्टर को बोलता है कब छोड़ोगे मेरे को। हम वहाँ सुबह 7 बजे 8 बजे पहुँच जाते थे, रात को 10 बजे 11 बजे, कभी कभी 2:30 बजे तक हम लोग सेट पर बैठे रहते थे। और हमने लिटरली 2-3 साल महाभारत को जिया है पूरा। तो उसमें एक तरह से फैमिली बन गई थी। अगर आप मुझसे वारदातें पूछें तो एक नहीं 1000 हैं। मतलब मेरी शुरुआत भी जिस तरह से महाभारत में हुई, लोगों ने मुझे पहले रिजेक्ट किया। किसी एक मैगजीन आती थी, उसमें उसने लिखा कि मुकेश खन्ना अभी देवव्रत से भीष्म पितामह बनेंगे, बोर करेंगे, इनको हटा देना चाहिए, कोई और मुकेश भीष्म पितामह बनना चाहिए। और जहाँ मेरी भीष्म प्रतिज्ञा हुई, लोगों के पूरा नज़रिया चेंज हो गया। और उसी मैगजीन ने एक इंटरव्यू लेने आया, मैंने कहा आपने तो मुझे कहा था कि मुझे हटा, बोला नहीं सर वो गॉसिप कॉलम था, हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सो प्रतिज्ञा वॉज समथिंग विच आई रिमेंबर कि मैं चोपड़ा साहब के ऑफिस में जा रहा था और मेरा पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। पंडित नरेंद्र शर्मा जी उस ज़माने में हमारे मेन पर्सन थे, जो बोलते थे तो चोपड़ा साहब रिकॉर्ड करते थे। वो उन्होंने जो उनके जो बोलने में महाभारत निकलता था उनको। मैंने पंडित जी को, हम लोग रिसेप्शन पे मिले, वो आ रहे थे, मैं जा रहा था। मैंने कहा पंडित जी नमस्कार, आपने मुझे थैंक यू, आपने लैंड करवा दिया। बोला लैंड नहीं, टेक ऑफ कहो, टेक ऑफ। विद इन फ्यू मंथ्स यू विल टेक द कंट्री बाय स्टॉर्म। ही वॉज एस्ट्रोलॉजर, बोलते हैं, काफ़ी बड़े वो भी थे। तो आई डोंट नो, आई मीन इट जस्ट टर्न्ड आउट टू बी, उनको पता था कि भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह का 5 जनरेशन का एक पिलर रखा, जिसने शांतनु से लेकर अभिमन्यु तक पूरे 5 जनरेशन को देखा। तो डॉक्टर राय साहब ने जो डायलॉग्स लिखे, मुझे कहा जाता था चोपड़ा साहब की तरफ से, मुकेश वी कांट कीप यू आउट फॉर मोर देन 2-3 एपिसोड्स बाय पब्लिक डिमांड, आई हैव टू ब्रिंग यू बैक। एक मैं और एक शकुनी इतने पॉपुलर हो गए थे कि हम लोगों को लाना पड़ता था। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए। भीष्म प्रतिज्ञा के टाइम पे चोपड़ा साहब रात को 2:30 बजे हम लोग तालाब के किनारे बैठ के शूट कर रहे थे, जो बहुत कम उन्होंने शूटिंग अटेंड की, बाद में तबीयत उनकी ठीक नहीं थी।
और मेरे प्रतिज्ञा करते करते, प्रतिज्ञा का हमेशा एक हाथ का होता है। अगर आप कभी फोटो देखो तो पितामह भीष्म की देवव्रत की ये प्रतिज्ञा थी। 3-3 कैमरे थे और मेरा सडनली दोनों हाथ उठ गए ऐसे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा, वंशहीन ही मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। एक टिक होके हो गया। मैंने कहा छोटा साहब, पापा जी मेरे दोनों हाथ उठ गए थे। बोला नहीं, बड़ा चंगा हुआ है, जो हुआ चाहे। तो ये बनते बनते बना है। वैसे ही अगर मैं आपको एंड सीन गिनाऊं, ये अंदर से हुआ है। दिस इज नॉट डन बाय समबडी, ये होना है तभी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं दोबारा आपके मुंह से वो शब्द, वो डायलॉग सुनना चाहूंगा। मैं ही नहीं बल्कि हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपके मुंह से वो डायलॉग। उस डायलॉग की वजह से शायद मेरी अब तक शादी नहीं हुई। हर स्टेट में वो डायलॉग मुझसे बोले जाते हैं, आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूं। हाँ, ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूं दाशराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूं दाशराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। इट वॉज वेल रिटन, ब्यूटिफुली शॉट। अगर मैं इसके रिपरकशन बताऊं तो नेक्स्ट डे मैं शूट कर रहा था, मेरे पास फाइट मास्टर्स थे। बोला मुकेश जी, कल आपने जो प्रतिज्ञा ली, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हाँ, वो अच्छी शूट हो गई, 3 कैमरे थे, चोपड़ा साहब भी थे। बोला आपको एक बात बताऊं, मेरे मुस्लिम मोहल्ला है, हम लोग उस ज़माने में एक टीवी होता था, पूरा ऊपर की बिल्डिंग वाले आके बैठे, हम लोग छत पे देख रहे थे। तो जैसे ही आपकी प्रतिज्ञा ख़त्म हुई, सन्नाटा हो गया। एक मौलवी जी, मतलब पूरा मुस्लिम, मोहम्मद अली रोड होगा मैं समझता हूँ, मौलवी जी ऐसे लेटे हुए थे, उससे उठ के खड़े हो गए। अपने बेटे को बोला इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो चल क्या बोला, हाँ बाबा जी क्या है? बोला देख, एक देवव्रत है जो अपने बाप के लिए क्या करता है, और एक साला तू है, तू क्या करता है। सी दिस इज समथिंग। एंड पैरेलल मेरे घर में एक घटना घटी। मेरे फादर बैठ के हमारे पूरा परिवार हॉल में देख रहा था उसी दिन, सेम एक दिन। और हमारे फादर को कम दिखता था, तो वो ऐसे बैठे बैठे जैसे प्रतिज्ञा हुई, खत्म हुई, पॉज आया थोड़ी देर के लिए, बड़े भाई को बुलाया, वेद वेद इधर आ। बोला हाँ हाँ पिताजी क्या है? प्रतिज्ञा किसने ली? देवव्रत ने ली है कि मुकेश ने ली है? उस जमाने में मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन आज मुझे वो आयरॉनिक लगती है कि जो उन्होंने कहा, मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैंने प्रतिज्ञा ली, बट सी द डेस्टिनी एंड सी द कोइंसिडेंस। कि कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि आपने एक प्रतिज्ञा तो नहीं ली। मैंने कहा नहीं साहब, कोई भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म पितामह नहीं बन सकता। बट सी दैट इज महाभारत। आज वो नहीं बनती। आज की महाभारत जो कोशिश कर रहे हैं, माफ़ करना, अपमानजनक है। मुझे डायलॉग्स नहीं मिलते उनमें, मुझे देखने का दिल नहीं करता द वे दे आर डूइंग इट। आज बन गई है, अभी मैं फिर से नहीं कर सकता। आज की महाभारत की अगर बात की जाए तो एकता कपूर ने आपको शांतनु के रोल के लिए ऑफर किया था और आपने सीधे सीधे मना कर दिया। एकता कपूर और मेरे बीच में काफ़ी नोकझोंक हुई है जब उन्होंने खुद महाभारत जब बनानी शुरू की थी। मैंने ओपनली कहा था कि ये नहीं हमारे से आगे क्रॉस कर सकती है। एंड शी रोट मुकेश खन्ना विदाउट सीइंग अ सिंगल फ्रेम सेज कि ये नहीं चलेगी। मैंने कहा नहीं चल सकती। हमारे जो बनाया, आपके पास ना चोपड़ा साहब है, ना डॉक्टर राय साहब है, ना आपके पास वो मेहनत है, ना वो कास्टिंग है। तो मेरे को उन्होंने फ़ोन किया, किसी का फ़ोन आया कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको रोल करेंगे आप? मैंने कहा कौन सा रोल दे रहे हो? बोला शांतनु का। मैंने कहा डू यू थिंक आफ्टर भीष्मा आई विल डू शांतनु? बोला अब भीष्मा करेंगे? मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये रोल बन गया है, मैं इसे रिपीट नहीं कर सकता। वो तो शुरुआत थी, लेकिन जब बननी शुरू हुई तो द्रौपदी के यहाँ पर टाटू लगा हुआ था। 6 पैक की बात करते हो आप। सो इट वॉज समथिंग विच आई ऑब्जेक्टेड टू। आज की महाभारत और भी ऑब्जेक्शनेबल बन गई। लोग कहते हैं उनसे बेटर है, बट मेरे को ऑब्जेक्शन है कि काफ़ी कुछ चेंजेस किया है जो आपको अलाउड नहीं होना चाहिए।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली बात की जाए तो भले आज हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन 88 से लेकर 90 के बीच में रोड पे जो सन्नाटा हुआ करता था वो इस बात को साबित करता है कि आज के महाभारत में और उस दौर के महाभारत में क्या अंतर है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप ऑनेस्टली भी देखो ना, कंपेयर करो तो इन्होंने मैं तो इस हद तक गया था कि मैं शायद एक केस भी फाइल कर देता इनके खिलाफ, क्योंकि मुझे ये ऑब्जेक्शन है कि आप हमसे क्रॉस नहीं करोगे, उसका पॉइंट नहीं। पॉइंट है कि आपने काफ़ी कुछ चेंज किया है। जैसे ये भीष्म प्रतिज्ञा मैंने ली है, आज के महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा बाप है ही नहीं। दाशराज जिसको जाके वो बात करता है वो है ही नहीं। सत्यवती खड़ी है, भीष्मा खड़ा है, बोलता क्या प्रॉब्लम है, बोला मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मैं क्या करूँगी, मैं भिखारन बन के रहूँगी। शी नेवर सेड दैट। हर कैरेक्टर बिकेम वैम्पिश। आप व्यास मुनि ने जो लिखा है, आप व्यास मुनि से आगे कैसे बढ़ सकते हो। एंड देन भीष्मा सेज ओके मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। न बाप है बीच में, हमारी परंपरा में बाप से बात की जाती है बेटी। ये शुरुआत थी। अगर आप गिनती करो तो 50 चेंजेस किए इन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन करने के लिए। इज इट अलाउड? आप किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय में करके देखो, तलवारें निकल आएंगी, तलवारें। ये हमारा ग्रंथ है, ये हमारी एपिक है, इसमें से गीता निकली है। व्यास मुनि ने कहा था इसमें जो कुछ भी दुनिया में है वो इसमें है, जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। उस व्यास मुनि की कृति को इन्होंने अपने मन से इंटरप्रेट करके द्रौपदी को, इसको वैम्पिश बना दिया है, सत्यवती को। सारे कैरेक्टर्स डेली सोप के लगते हैं जितनी लड़कियां काम कर रही हैं। सो इट इज़ नॉट दैट कि वो कर्फ्यू लगा इसलिए हम अच्छे थे, वो अच्छा था और पूरा हिंदुस्तान देखता था। आज वो टीआरपी आपको नहीं मिल सकती। मेरे कहने का मतलब यही है, जिस तरह से उस समय रास्ते खाली हो जाया करते थे, पाकिस्तान वो अपने आप में इस बात को साबित करते हैं कि इस पुराने महाभारत की प्रसिद्धि क्या थी, लोग कितना पसंद किया करते थे। और आज जिस तरह से कोई देखता है, कोई नहीं देखता है। उस जमाने में तो एक सीन मैं आपको बताऊंगा जिसमें भीम और अपना हनुमान का सीन था, जिसमें भीम बने थे प्रवीण कुमार, जो बोलते थे अर्जुन ऊपर आजा, सूत पुत्र है सूत पुत्र, पूरी पंजाबियत। और एक दाराजी बने थे हनुमान, और वो डायलॉग थे, बोला ओए हटा, तू पूछ हटा ले, बोला तू हटा ले, मैं बीमार हाँ। तो नेक्स्ट डे नवभारत टाइम्स में रिव्यू छपता था। संडे को होता था, मंडे को रिव्यू चलता था। तो उन्होंने हेडलाइन लिखी थी, भीम और हनुमान पंजाबी थे। आज कौन सी सीरियल है जो पूरा हिंदुस्तान देखता है, चाहे सास भी कभी बहू हो, चाहे बड़े से बड़े सीरियल हो, आज वो चीज नहीं आ सकती। यू आर राइट कि पूरा हिंदुस्तान, और उसमें एक चैनल था, आज 200 चैनल, 300 चैनल है। आज आप न्यूज़ देख रहे हैं तो वो देख रहा है, याद कराना पड़ता है यार, मुझे एसएमएस आता है वॉच माय परफॉर्मेंस इन दिस थिंग। हमको बोलना नहीं पड़ता था। हमारे तो मेरे घर में 3-3 फ़ोन थे। मैं सूरत से बोल रहा हूँ, मैं भांडुप से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ नहीं आ सकती। और उस वक्त हमारे अंदर जोश भी था, डेडिकेशन भी था, और टाइम दिया था हमने। कास्टिंग हुई थी। मैं 15 फिल्मों का हीरो बनकर, धोती पहनकर, मूछ लगाकर, मुकुट लगाकर मैंने ऑडिशन दिया था। एकता कपूर ने कहा चल इसको भीष्म बना दो, इसको ये बना दो, तू दुर्योधन बन जा, तू अर्जुन बन जा। कोई कास्टिंग नहीं। आज की महाभारत देखो, कास्टिंग के बगैर बनी है, सब मॉडल दिख रहे हैं। तो हमारे वहाँ तो बाकायदा कास्टिंग होगी, इसीलिए शायद काफ़ी हुआ। डॉक्टर राय साहब का डायलॉग्स, मैं आज आपको नींद से उठाऊँ, मैं आपको 20 डायलॉग सुना सकता हूँ। तो आज किस सीरियल की आप याद कर सकते, 25 साल पुरानी। सो इट वॉज, और मैं खुद नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बनाओ तो इससे ऊपर बनाओ, आत्मा वही रखो। इन्होंने आत्मा चेंज कर दी है, मेरे को वो ऑब्जेक्शन है। आपने शुरू में कहा कि अभी आप दोबारा फिल्मों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो किस तरह के ऑफर्स हैं आपके पास में, और आने वाले समय में हम आपको किस तरह के किरदारों में देखेंगे? मुकेश खन्ना बहुत स्टूपिड है इस मामले में कि मैं बहुत चूजी हूँ। मुझे याद है कि जब महाभारत बन के बाहर आई थी, मनमोहन देसाई जी की तरफ से ऑफर आया था कि मुकेश को पूछो विलन करोगे, मेन विलन। मैंने कहा वाइट कैरेक्टर, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद वाइट कैरेक्टर को विलन क्यों ऑफर कर रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। किसी ने एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया था, बोला मुकेश, उन्होंने हीरो को साइन करके रखा होता है, तुम सडनली इतने स्ट्रांग हो गए, उनको लगा कि मिठुन के सामने खड़ा करो, जितेंद्र के सामने खड़ा करो, विनोद खन्ना के सामने खड़ा करो। मेरे अंदर से विलन नहीं। मुझे पहला ऑफर रोल किया था, मैंने आपको बताया नहीं, दुर्योधन का रोल मुझे ऑफर हुआ था चोपड़ा कैंप की तरफ से। मैंने कहा मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता, मुझे हीरो मारेगा, मैं लुक दूंगा, बोलूँगा कम करो, कम मेरे से। उस चक्कर में मैंने बहुत फिल्में, आज मैं चाहता विलन बन जाता तो करोड़ों फिल्म। लोगों ने मुझे कहा था अमरीश पुरी के बाद आप आ सकते हैं मुकेश। मैंने कहा मैं मांगता नहीं, आज तक मैंने काम नहीं मांगा। तो मेरे लिए एक स्ट्रेट अवे ही है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैरेक्टर, वीक नेगेटिव नो वीक। आप मेरे पूरी ग्राफ देख लीजिए, 60 फिल्मों की, मैंने नेगेटिव रोल नहीं किया।
लॉस है मेरे को। आज तो मेरी और भी ज़्यादा हो गया, दाढ़ी नहीं, आप आओगे दाढ़ी होगी, मैं नहीं करूँगा। सो इसीलिए मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोल्स ही करूँगा मैं। और क्योंकि मैंने भीष्मा किया स्ट्रॉन्गेस्ट रोल, शक्तिमान किया स्ट्रॉन्गेस्ट रोल, मुकेश खन्ना एज एन एक्टर कम्स आउट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द सीन, ऑन द स्क्रीन। आई नो दैट। मैं अपने खुद की प्लस पॉइंट जानता हूँ, नेगेटिव पॉइंट जानता हूँ। मेरे अंदर से रोल निकलना चाहिए। भीष्मा पितामह मेरे अंदर से निकला। विलन शायद मैंने सौगंध किया है, विच वॉज नॉट विलन, बट इट वॉज ऑफ दैट स्टाइल जिसमें मार देता सबको, लेकिन मेरा कन्विक्शन था उसके अंदर। मैं एक प्रश्न में आपसे दो प्रश्न पूछूंगा अभी। वो ये, एक तो ये कि जिस तरह का किरदार आपका महाभारत में था, एक माइथोलॉजिकल सीरियल में काम करने के बाद में अक्सर लोगों का ये मानना है कि एक टैग लग जाता है। एक तो ये, और दूसरा ये जो शक्तिमान में आपका रोल था, इसको देखने के बाद में बच्चों में एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई थी कि वो भी उड़ सकते हैं, और इसको लेके कई हादसे भी हुए। तो उस तरह के बच्चों के लिए जो उस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, ये मैसेज तो मैंने बहुत पहले दे चुका हूँ शक्तिमान नहीं, पहले मैं इसके बारे में जानूंगा जो मैं टैग की बात आपसे। टैग देखिए, ये बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा कि मुझे मनमोहन देसाई ने नेगेटिव रोल ऑफर किया। दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि मुझ पे टैग नहीं लगा माइथोलॉजी का। क्योंकि अब माइथोलॉजी में कृष्णा को आप सीता को आप मिनी स्कर्ट नहीं पहना सकते, आप अरुण गोविल को आप विलन नहीं दे सकते। मुझे विलन ऑफर हुआ। दैट मीन्स भीष्म पितामह और सारे कैरेक्टर कृष्णा हुए, इनके ऊपर एक टैग लगा होगा, मुझ पे नहीं लगा। मुझे शायद बिकॉज भीष्म पितामह का रोल वॉज मोर ह्यूमन, विवश होना, उसका वो सब चीज़ों की वजह से वो एक भगवान टाइप माइथोलॉजिकली लगा। सो टैग मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैंने 25 फिल्मों में से मैंने सौदागर की, सौगंध की, तहलका की, एक मैंने डड्डू सिप्पी के साथ, एक सुभाष घई के साथ, एक अनिल शर्मा के साथ। आप पर टैग तो नहीं लगा, लेकिन ऐसे कई किरदार महाभारत में थे जिनके ऊपर एक टैग लग गया, जिनके चलते उनके करियर में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। प्रवीण कुमार को पहले वो विलन के हैचमैन बन जाते थे, बाद में बोला अरे प्रवीण कुमार भीम को कैसे मार सकता कोई, दैट बिकम्स इट। अरुण गोविल ऑल्सो फेल्ट वेरी मच कि उसको कोई रोल ऑफर नहीं कर रहा है। मेरा ये मानना है, मैं अगर अरुण गोविल होता या मैं अगर नितेश होता, भरद्वाज होता, जिसको भी कृष्ण का टैग लगा, मैं यही कहता कि आप इस इमेज के अंदर 50 फिल्में करिए ना। आपको क्यों करना है नेगेटिव रोल? आपको राम का रोल मिला है, जिससे बड़े तो आप नहीं जा सकते। मुझे भीष्म का मिला है। अगर मैं तो खुद अपने आप को बांध चुका हूं कि मेरी पॉजिटिव इमेज में मेरा लॉस है, पर टैग अगर लगा है तो उसी टैग में भी आपको रोल ऑफर होंगे, आप उसमें अच्छा काम करिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं आप 50 फिल्में एक पॉजिटिव दायरे में। राम का आपका इमेज है या कृष्ण का इमेज है या किसका, ये नहीं कि जरूरी आपको माइथोलॉजिकली ऑफर होंगे, लेकिन आपको नेगेटिव ऑफर नहीं होंगे। आप चाहो कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, हमारी इंडस्ट्री में पॉसिबल है। हमारी इंडस्ट्री में इमेज बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप एक बार बहन बन के आते हैं तो आप बहन ही बन के रह जाती हैं। तो वो भगवान की दया से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद अपने आप को एक टैग में डाल दिया कि मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। ये मैं आज बोल देता हूँ, कोई मुझे साइन करना था, मैंने कहा देख भैया अफगानी रोल है, मैं दाढ़ी लगाऊंगा नहीं। बोला तू मूछ लगा ली, जिसको चाहिए होता है मेरे पीछे पड़ जाते हैं, करवा लेते हैं। बट समहाउ मुझे टैग का डर नहीं लगा कभी। दूसरे, आप शक्तिमान की बात कर रहे हैं। शक्तिमान देखिए, उस जमाने में काफ़ी बच्चों ने समझा था कि हमको शक्तिमान बचाने आएगा, कुछ लोग जंप मारते थे। बात यहां तक बढ़ी कि कई केसेस आने लगे कि एक बच्ची ने दूसरी बच्ची पे माचिस डाल के चला दिया कि शक्तिमान बचाने आएगा, शक्तिमान नहीं आया। ये कर्नाटक में, बेगूसराय, बिहार में, जयपुर में, अब मैंने नासिक में भी केस हुआ, मैंने केस किया, मुझे मालूम पड़ा कि कहीं वो बच्चे, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मेरे को एक चैनल वाले ने हेल्प किया कि भाई उन्होंने मालूम पड़ा, जासूस मैंने हायर किए, मालूम या तो बच्चा वो कुछ और कारण से इंजर्ड हुआ था, शक्तिमान का नाम लग गया। बट कुछ लोगों ने आज भी मुझे बोलते हैं नहीं सर हमारे घर का एक छोटा बच्चा या 2nd फ्लोर से जंप मारा, ऐसे टॉवल पहन के जंप मारा उसने। ये चलता है हमारे। मैंने मैसेजेस भी दिए थे कि आप गोल गोल मत घूमिए, शक्तिमान घूम सकता है, उसमें पावर है, आप नहीं कर सकते। और काफ़ी चला, लेकिन अल्टीमेटली मुझे केस करना पड़ा क्योंकि दूरदर्शन बंद करना चाहता था, और आई वन द केस। शक्तिमान नॉट गिल्टी करके आया। और UNI के 4 केसेस में मैंने 50 लाख का मैं दावा करने वाला था, 5 करोड़ का करने वाला था। उन्होंने कहा सर आपका स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, मैंने 25 लाख का दावा ठोका, एंड आई वन द केस। तो मैं नहीं समझता हूँ, शक्तिमान ने बच्चों को बहुत कुछ दिया है। मैंने मैसेजेस एंड में आते थे मेरे, बॉडी स्टैम्पल, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज भी मेरे को ऐसे अनुभव होते हैं, क्योंकि वो बच्चे उस ज़माने में 15 साल के होंगे, आज 25 साल के हो गए, या 10 साल के थे तो 15 साल 25 हो गए। मैं श्रीनगर में घूम रहा था,
और श्रीनगर में हर जगह पे सीआरपीएफ जवान खड़े रहते थे और उन्होंने मेरी गाड़ी रुकती तो मेरी गाड़ी के पास कहते सर हम आपका शक्तिमान देखते थे। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है सर, हम स्कूल बंक करके देखते थे। उस ज़माने में बच्चे स्कूल बंक करके आते थे। आज मुझे कॉर्पोरेट फंक्शंस में जाता हूँ, आवाज़ आती है सॉरी शक्तिमान, क्योंकि वही बच्चे अभी 25 साल के 20 साल के हुए। सो आई डोंट थिंक शक्तिमान ने लोगों को कुछ बच्चों को कुछ बिगाड़ा है, बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। मैंने उनको शरीर के बारे में बात की है, बच्चों को मैसेजेस दिए हैं, एटिकेट क्या होता है, आप कैसे बड़ों का आदर करो। आज भी मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, फ्यूचर प्रोजेक्ट में शक्तिमान फिर से वापस आ रहा है। आई हैव टू प्ले शक्तिमान आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये मान के चले कि बच्चों को दोबारा एंटरटेन करेंगे। यस, मेरे आज भी मैं गांव में जाता हूं, मैं करोड़ों बच्चों से मिलता हूं। लेकिन ये कहना गलत होगा सर कि अगर ये मतलब सिर्फ बच्चों को ही आपने एंटरटेन किया तो ये गलत है। आपके प्रोग्राम को देखिए बच्चों के साथ साथ बड़े भी काफी एंजॉय करते हैं। बड़े मुझसे आभार फील करते हैं। मेरे पास माँ बाप आके कहते हैं आप हमारे बच्चों को जो सिखाते हो हम नहीं सिखा सकते। वन मदर सेड की एक फादर ने मुझे लिखा था बाप से बढ़कर शक्तिमान हो गया। तो उनको लगा कि हम उनको मैंने कहा देखिए आप लोग उसको माँ बाप बन के समझाते हैं, मैं दोस्त बन के समझाता हूँ, मैं चॉकलेट रखता हूँ, मैं चॉकलेट बांटता हूँ। सो उन्होंने इस इंटरेस्ट भी देखा कि हमारे बच्चों को ये प्रोग्राम देखना चाहिए। आज बच्चे मिलता है बोलता किल्विश कब मरेगा, तो मैंने कहा अभी टाइम है। तो आई ब्रॉट, मैंने अपने आप को रिड्यूस किया है। आई हैव टू स्टिल रिड्यूस माई सेल्फ, आई हैव टू प्ले शक्तिमान अगेन। तो ये कब तक दोबारा दूरदर्शन पर बात चल रही है, बिकॉज दूरदर्शन की रीच आज भी सैटेलाइट से ज़्यादा है। तो दूरदर्शन पर तो मेरी बात हो गई है, तो हो सकता है इनफैक्ट मेरी एक टेलीफिल्म ऑलरेडी पोगो पे चल रही है, हमारा हीरो शक्तिमान, जिसमें मैंने शक्तिमान का रोल किया। सो माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज शक्तिमान इटसेल्फ। आई एम वेटिंग फॉर अ कॉर्पोरेट हाउस टू back me, and I would like to prove that Krish and रावण इज नॉट द फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो, शक्तिमान इज द फर्स्ट इंडियन। मैं बड़े पर्दे पर 70 में मिला, मेरे पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे थे। बॉलीवुड से हट के बात की जाए पार्टी पॉलिटिक्स की, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है आपको पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, और जिस तरह से कई नेता पहले अभिनेता नेता बन करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसी कुछ तैयारी आपकी भी है? सर मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भीष्म पितामह से मिलता जुलता हूँ, पर जिस तरह भीष्म पितामह पॉलिटिक्स में थे भी और नहीं भी, आज भी मैं पॉलिटिक्स में हूँ भी और नहीं भी। मैंने 10 साल से ज़्यादा बीजेपी को कैंपेन किया है। मुझे उन्होंने पूछते थे सर आप अपने बारे में नहीं कुछ बोलते, मैंने कहा नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए। मैंने कहा देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, इस मामले में मैं और एक्टरों से अलग हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास जिस दिन वक्त होगा मैं पॉलिटिक्स में कूदूंगा। आज आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, माफ़ करना, कहीं भी खड़ा कर दीजिए, मैं जीत जाऊँगा। मेरे पीछे 2 इतने पावरफुल इमेज, अगर मैं हाथ जोड़ के कहूँ मुझे वोट दो, देगा मुझे। पर मुझे लगता है कि मैं 15 दिन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बिताऊंगा तो मैं चीट कर रहा हूँ। हर पॉलिटिकल फंक्शन में मेरे ये बात होती थी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीष्म पितामह से सीखो पुत्र। मैं कैंडिडेट के सामने बोलता था, मैं इनके सामने बोलना चाहता हूँ कि मैंने हस्तिनापुर की भी पॉलिटिक्स देखी है, राजनीति, और आज की राजनीति भी देख रहा हूँ पुत्र। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आते हो तो आप वहाँ के राजा बनकर नहीं आते पुत्र, वहाँ के सेवक बनकर आते हो। आपको सेवा करने के लिए चुना जाता है पुत्र, मेवा खाने के लिए नहीं चुना जाता। दिस इज व्हाट दे शुड डू। सो इसलिए मैं इलेक्शन में अभी कैंपेनिंग अभी भी कर रहा हूँ। मैंने नरेंद्र जी के लिए मैंने बड़ौदा और अहमदाबाद में कैंपेनिंग की थी बीजेपी के लिए, बट मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक नहीं है अभी तक। उम्मीद करें आगे चल के शौक बन जाएगा। यस, जिस दिन मेरे अंदर से निकलेगा कि मेरे पास वक्त है, इंक्लिनेशन है मेरा। मुझे सब बोलते हैं ऑफिस वाले, सर हम आपके पीछे, आप आगे चलिए। बोला मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मैं अगर जाऊंगा मेरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। सो अभी मैं शक्तिमान के माध्यम से बहुत कुछ कर रहा हूँ और भी करना चाहूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा, और अभी राजनीति थोड़ी सुधरी है, मैंने नरेंद्र जी को मैसेज भी दिया था, मैंने कहा ये आपकी पॉजिटिव राजनीति में अगर मुझे आपको लगा मुझे कुछ मेरी ज़रूरत है सहयोग की तो मैं तैयार हूँ। पहली बार मैंने किसी को कहा, अदरवाइज मुझे नकवी जी ने कहा था, लाल किले की सीट मुझे दे रहे थे जब स्मिता ईरानी को पहली बार जब सीट दी गई थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे पास, मैं अपने लिए वोट नहीं मांग सकता, औरों के लिए वोट मांग सकता हूँ। सो आई एम फॉर, पर मैं काफ़ी नाराज़ हूँ आजकल की राजनीति से बहुत, मतलब देयर इज़ नो पॉजिटिविटी इन दैट। अब सुधरने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। एक प्रश्न आखिरी में मैं आपसे पूछूंगा, जिस तरह से आपने कहा कि शायद वो जो मैंने जो उस समय जो प्रतिज्ञा की थी वो आज भी मेरे जीवन पर लागू है, कहीं अपने आप में इस बात का मलाल है आपको कि आपने शादी नहीं की? नहीं, जरा भी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि शादी 2 आत्माओं का मिलन होता है, जिस दिन होनी होगी होगी। लड़की आज तो पैदा होने वाली नहीं है, तो मेरे यहाँ लिखा होना चाहिए। मेरी सक्सेस 10 साल लेट हुई तो मैं मैरिज के खिलाफ नहीं। इनफैक्ट आई वुड टेल यू कि यार जितने लोग खड़े हैं उन सबसे ज़्यादा मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव करता हूँ।
आपसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन होनी होगी तो होगी, चलिए, मैं उम्मीद कोई करते इसके हैं। खिलाफ नहीं हूँ। हम बिल्कुल इस बात की उम्मीद करते हैं कि आपकी शादी श्रीगनम हो, और हम चाहते भी हैं, हम ही नहीं बल्कि आपके लाखों करोड़ों जो फैंस हैं वो ये भी चाहते हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो, और आप सिर्फ देश भर के बच्चों को नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी आप करें। ये बात मैं कहता वो हूँ, भी करोड़ों बच्चे मेरे हैं। हाँ, करोड़ों बच्चे आप ही के हैं जो आपके प्रोग्राम्स को देख करके अपना मन बहलाते हैं और शक्तिमान शक्तिमान करते हैं। अभी भी स्कूलों में जाता हूँ, मिलता हूँ मैं उनसे। चलते चलते दर्शकों का हमारे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं एज मुकेश खन्ना, एज शक्तिमान, एज भीष्म पितामह, तीनों की तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगा। ख़ास तौर पर बच्चों को कहना चाहूँगा कि शरीर की आप पूजा कीजिए। शरीर भगवान ने आपको जो दिया है वो सबसे बड़ी नियामत है। ये बॉडी टेम्पल है, इसकी आप पूजा कीजिए। जिस तरह से मंदिरों की पूजा करते हो, ये शरीर आपके काम आएगा। और मैं देश के सिटीज़न से कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो देशभक्ति की कमी है, ईमानदारी की कमी है। इस वक्त आप ईमानदार बनिए, आप देश का सोचिए। लोग हर अपना सोचते हैं कि मेरा क्या। तो मैं हर नागरिक से कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा आप पर निर्भर करता है कि हमारा देश सुपर पावर कैसे बनकर उभरेगा। समस्याएं इतनी विराट है कि इसको सॉल्व करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन आप एक अच्छे नागरिक बनिए। और हमेशा ये मत कहिए कि मैं पंजाबी हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। आप कहिए कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और इंडियन हूँ। जिस दिन आप अपने आप को इंडियन मानोगे, ये सारे जात पात सब हट जाएंगे। ये मेरा संदेश आपको है। विजयी भव, शक्तिमान भव, आयुष्मान भव। मुकेश जी, आपने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे श्रीमान मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने आज बॉलीवुड कैलेंडर में अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को एक बहुत ही बेहतरीन और यादगार कार्यक्रम बनाया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे ईमेल आईडी पर और इन नंबरों पर दे सकते हैं। अगले हफ्ते बॉलीवुड कैलेंडर में बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।